नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टोटल न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रंजना अंकित द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बड़ी बहस। आपने सुना होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, लेकिन वो मछली गंदगी से इतनी बड़ी हो जाती है कि तालाब की पहचान ही धूमिल हो जाती है। ऐसा ही कुछ हो रहा है हरियाणा में, जहां हो रहे हैं घोटाले पर घोटाले। अब आम जनता कैसे विश्वास करे? अधिकारियों पर गाज भी गिर रही है, कार्रवाई भी की जा रही है, सीबीआई की एंट्री भी हो गई है, लेकिन यहां सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और किसी को कानो खान खबर नहीं होती। तो बैंक घोटालों में बड़ी मछलियों पर कसेगा शिकंजा, यही है आज का हमारा मुद्दा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र सोनी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देवेंद्र कथूरिया हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करें, खास रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हरियाणा में हुए बैंक घोटाले को लेकर बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में हरियाणा सरकार जुट गई है, जनता के प्रति जवाबदेही की हामी भर रही है। उधर मामले की जांच सीबीआई द्वारा शुरू करने पर कांग्रेस ने श्रेय लेने की कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में हाल ही में बैंकों द्वारा सरकारी पैसे से किए गए घोटाले को लेकर सरकार ने बीते दिन 2 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि इससे एक दिन पहले 5 अधिकारियों का जो तबादला किया गया था, उस कदम को भी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे इनकार नहीं किया गया। सरकार हालांकि अभी इस फैसले में ज्यादा बोलने से गुरेज कर रही है, लेकिन कह रही है कि जनता के पैसे के प्रति जवाबदेही है। जांच तो उसी दिन से चल रही है, दे रखी थी, परंतु हमने, क्योंकि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, मेरा आग्रह भी है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम मिलकर के इस सिस्टम को चलाने वाले हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। ये पहली ऐसी सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में जो कुछ भी करती है जनता के बीच में जाकर के करती है, बताने का काम करती है। नहीं तो पहले आज तक बताया भी नहीं गया भी क्या काम हुए क्या नहीं हुए। उधर मामले की जांच सीबीआई द्वारा शुरू किए जाने का श्रेय कांग्रेस ने लेने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है उसकी मांग पर जांच सीबीआई को दी गई। कांग्रेस का ये भी कहना है कि घोटाला काफी बड़ा है, इसमें कोई भी बचना नहीं चाहिए। देखिए, सीबीआई की मांग कांग्रेस पार्टी ने भी की थी, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था। अच्छी बात है, सीबीआई इंक्वायरी आई है, लेकिन मेरा यही कहना है इसमें कि दोषी व्यक्तियों को नहीं बख्शा जाना चाहिए, चाहे वो साधारण कर्मचारी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, और चाहे और कोई बड़ा मगरमच्छ इसमें शामिल हो। जो भी व्यक्ति है सामने आना चाहिए। बहुत बड़ा घोटाला है, तो इस घोटाले को सामने लाना चाहिए और सख्त कार्रवाई हो, तुरंत कार्रवाई हो। गौरतलब है कि हरियाणा के करीब कई विभागों के पैसे का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के माध्यम से करीब 590 करोड़ रुपए का घोटाला और पंचकुला नगर निगम के पैसे से कोटक महिंद्रा बैंक और अन्य निजी बैंक के जरिए करीब 160 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था। सरकार ने इसकी जांच पहले एसीबी को दी, बाद में केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसको मंजूर करते हुए सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक इन दोनों मामलों की जांच कर रही एसीबी ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। बीते दिन सरकार ने 2 आईएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया और इस कार्रवाई को भी बैंक घोटाले से जोड़कर देखा जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सीबीआई जांच में इस मामले में कौन कौन सी बड़ी मछलियां गिरफ्त में आती हैं। चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं कि रडार पर बड़े अधिकारी आ रहे हैं। बैंक घोटाले में बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है और हरियाणा में करोड़ों के हुए इस बैंक घोटाले के बाद कहीं ना कहीं जनता में विश्वास बहाली भी जरूरी है और यही वजह है कि सरकार हामी भर रही है, जांच की जाएगी, बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसा जाएगा। सबसे पहले वीरेंद्र सोनी साहब के पास चलती हूँ। सर, हरियाणा के अंदर 2 बड़े बैंक घोटाले सामने आए हैं, 1-2 करोड़ के नहीं, 100 करोड़ का ये घोटाला, और इसके बाद अब जनता में एक डर आ गया है सबसे पहले कि अपना पैसा बैंक में रखे या ना रखे। जब सरकार का जमा पैसा ही गबन हो रहा है तो आम जन का क्या होगा? देखिए, बैंक प्रणाली से विश्वास उठना स्वाभाविक है,
तो बार बार आश्वस्त किया जा रहा है कि हमारा बैंकिंग जो सिस्टम है वो पारदर्शी है। ये कुछ विभागों के कर्मचारियों की मिलीभगत का परिणाम है, जिसमें अधिकारी भी शामिल हैं। अब अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, सीबीआई जांच को ये मामला दिया गया है। देखिए, पैसा तो सरकार का वापस आ गया, लेकिन कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गया। और ये नहीं है, ये मामला यही समाप्त नहीं हो जाता। ये जो राशि है बहुत अधिक होगी। शेल कंपनियों को पैसा ट्रांसफर किया गया, शेल कंपनियां किसकी थी, किसका संरक्षण था, और ये पैसा कहां कहां गया। तो एक बड़ा एक जांच का दायरा है। ये मामला सीबीआई को सौंपने का उद्देश्य यही है कि इसमें मल्टीपल एंट्रीज हैं, दूसरे राज्यों की भी इसमें भूमिका है। क्योंकि अब ये मामले में जांच तह तक जाने के लिए सीबीआई को जांच सौंपना अनिवार्य हो गया था। कि एंटी करप्शन ब्यूरो के ये बूते की बात नहीं थी, क्योंकि बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी सहयोग नहीं कर रहे थे। और ये मामला काफी गंभीर है और बड़ा भी है। ये राशि इससे अधिक भी हो सकती है। हालांकि ये तो पंचकुला की तो एफडी का मामला था और पंचायत विभाग का जो पैसा था वो दिया गया, लेकिन ये अन्य जिला स्तर पर भी हम जांच करेंगे। तो जिला स्तर पर भी अगर प्राइवेट बैंकों पर पैसा जमा क्यों कराया गया, जबकि सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। अब तो सरकार कई बैंकों को ब्लैक लिस्टेड करने जा रही है, लेकिन ये अधिकारी किस लालच में, किस प्रभाव में ऐसा कर रहे थे, और ये कि उनकी भूमिका की जांच हो रही है। लेकिन ये अभी लंबा वक्त लगेगा। क्या जांच का जो दायरा है वो बढ़ाया जाएगा, क्या जांच धीरे धीरे रफा दफा हो जाएगी, और क्या ये इसमें भी जातीय गणित तो नहीं आ जाएगा, जातीय रंग तो नहीं आ जाएगा बाद में जांच में। क्योंकि अभी तक जितने भी भ्रष्टाचार के मामले आए हैं उसमें जातीय रंग भी आता रहा है। तो ये मामला भी कहीं जातीय रंग में फंसकर जो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, क्या हो पाएगा? ये जो शेल कंपनियों में पैसा ट्रांसफर किया गया, किनकी थी, उनके क्या उद्देश्य थे, किनके कहने पर किया गया, नकली वोचर कैसे बनाए गए, तो ये सब बहुत बड़ा जांच का दायरा है। और ये सीधे सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। शुरू में तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी कि हमने जांच तक पहुंच गए हैं, तो इस तरह नवदीप विर्क भी दावा कर रहे थे। लेकिन इसकी तह तक जाने के लिए सीबीआई का अगर सहारा लेना पड़ रहा है तो ये पता चलता है कि सरकार की विफलता भी है। अब देखिए, अब अनिल विज जो मंत्री हैं वो स्वयं कहते हैं अपने विभाग में, मेरे विभाग में घोटाला हुआ है। वो स्वयं जांच के लिए मुख्यमंत्री को लिखते हैं और वो घोटाला पकड़ा भी जाता है, फर्जी वर्क स्लिप पकड़ाए जाते हैं। तो वो 1500 करोड़ का घोटाला था। तो मतलब घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। तो एक सरकार ये कह रही कि हम जांच करा रहे हैं, लेकिन आप ऐसी स्थिति पैदा ही क्यों होने देते हैं? आपका सिस्टम में ऐसे क्या छेद हैं, तो आप पारदर्शी क्यों नहीं बनाते पद्धति को, जिससे घोटाले हो ही नहीं पाए? ये लूपहोल कहीं ना कहीं हथियार बन जाते हैं वीरेंद्र सोनी साहब, ये लूपहोल हथियार बन जाते हैं। देवेंद्र कथुरिया की तरफ रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, लूपहोल को हथियार की तरह तो इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जैसे ही कोई घोटाला सामने आता है विपक्षी दलों के हाथ में एक बड़ी कैच लग जाती है और फिर शुरू होता है आरोप प्रत्यारोप का दौर, श्रेय लेने का दौर कि सीबीआई जांच इस मामले में हो रही है तो विपक्ष के कहने पर हो रही है। देखिए रंजना, कई नई चीजें सामने आ रही है। सबसे पहले 590 करोड़ का आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो चंडीगढ़ की ब्रांच है, वहां ये मामला सामने आया था। 590 करोड़ का घोटाला, 11 विभाग थे जिसमें पंचायत एवं विकास विभाग भी था और भी थे। आपको अब एक नई जानकारी दे दूं, 590 करोड़ का जो घोटाला था रंजना, उसमें करीब 300 करोड़ रुपए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा के हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा के 300 करोड़ रुपए हैं 590 में से। अभी 2 दिन पहले जो तबादले हुए 15 आईएएस के, उसमें 4 अफसर ऐसे सीनियर हैं जिनको खोटे लाइन लगाया गया है, जिनको बहुत कम महत्वपूर्ण। आप देखिए, सीएमओ से एक साकेत कुमार की छुट्टी कर दी गई। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन पिछले 2-2.5 साल से विनीत गर्ग हैं, सीनियर आईएएस हैं, उनको बदला गया। उनको तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट में जो 2 दिन पहले तबादले हुए हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का बहुत ज्यादा पैसा था, 300 करोड़ रुपए के आसपास 590 करोड़ में से। और एक सदस्य सचिव प्रदीप कुमार थे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उनको कुछ दिन पहले जो एक लिस्ट आई थी, उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उनको डायरेक्टर बनाया गया था। तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन और सदस्य सचिव, मेंबर सेक्रेटरी, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो उनमें दोनों में से प्रदीप कुमार को तो सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन जो दूसरे थे चेयरमैन विनीत गर्ग, उनको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंट का एसीएस बनाया गया है। मतलब सारे महत्वपूर्ण महकमे लिए गए हैं। ऐसे ही पंकज अग्रवाल है, एक अधिकारी हो रहे, 4 अधिकारी वो हैं। अब
रंजना एक चीज ये सामने आ रही है, दो को तो सस्पेंड कल कर दिया, राम कुमार सिंह, आरके सिंह और प्रदीप कुमार, ये दो आईएएस सस्पेंड हो चुके हैं, सरकार ने कर दिए। हरियाणा सरकार की स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है 30 दिन तक सस्पेंड कर सकते हैं, उसके बाद आगे केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अभी भी आधा दर्जन के करीब आईएएस और घेरे में है। अब 4 एजेंसियां करिए। शुरू में कौन सी एजेंसी थी जब मामला सामने आया था? स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो थी। उसके बाद ईडी का मामला, ईडी आ गई इसमें। तीसरे नंबर पे सीबीआई आ गई जब मुख्यमंत्री ने, हरियाणा सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखा कि इस मामले की सीबीआई जांच जरूरी है, वो मांग मान ली गई। और सीबीआई की दिल्ली में जो शाखा है, इकोनॉमिक ऑफेंस, आर्थिक अपराध शाखा, उसने कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। और सीबीआई के बाद अब इनकम टैक्स ने भी इस मामले में एंट्री ले ली है। 4 एजेंसियां, इनकम टैक्स, सीबीआई, एसीबी और ईडी, ये 4 एजेंसियां अब इस मामले में आ गई हैं। और अब माना यह जा रहा है, घोटाले की शुरुआत जो थी, मैं बताऊं, 2019 से शुरू हुई थी। 590 करोड़ वाले जो घोटाले थे आईडीएफसी बैंक में प्लस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो 2019 में ये पैसा डाला गया था एफडीओ में। और कुछ शायद ऐसा भी है कि एफडी मैच्योर हुई, उसको फिर डाला गया। ये प्राइवेट बैंक जो है, आप देखिए, प्राइवेट बैंक बिजनेस गेन करते हैं, इनको अलग से फंड्स दिए जाते हैं। प्राइवेट बैंकों में ऐसे ऑफिसर्स रखे जाते हैं, ऐसे स्टाफ रखा जाता है जो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले सके, डिपॉजिट ले सके जो ज्यादा, उनके लिए बकायदा एक स्टिमुलेशन होता है, उनके लिए प्रोत्साहन स्कीमें होती हैं। अब आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक का जो 159 करोड़ का घोटाला है, 159 करोड़, 145 करोड़ की 16 एफडी कराई गई थी जो मैच्योरिटी आसपास थी सबकी, उसमें 159 करोड़ का घोटाला कोटक महिंद्रा बैंक का है, जिसमें 35 करोड़ पे एक पुष्पेंद्र सिंह है जो मुख्य आरोपी कोटक महिंद्रा बैंक के जी डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य आरोपी हैं। उनको उन्होंने 5 दिन के रिमांड पे लिए गया था, उन्होंने खुलासा किया कि मेरे को 35 करोड़ रुपए मिला है। 159 करोड़ के घोटाले में, गबन में 35 करोड़ डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट कोटक महिंद्रा बैंक के, और उनको मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनको 5 दिन के रिमांड पे उन्होंने खुलासे किया कि जो 35 करोड़ उनको मिला, उन्होंने डिफेंडर गाड़ी ली, मर्सिडीज ली, पैसा ऐसे, मतलब उस तरह ऐसी गाड़ियां ली जो जिंदगी भर ना ले सके आदमी। तो बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, 4 एजेंसियां जांच कर रही है। ये मामला 2019 से शुरू हुआ है, 19-20 से, जो अब जाके अब जो मामला प्रकाश में आया। और जैसे जैसे 3 बड़ी केंद्र की 3 एजेंसियां, सीबीआई, ईडीआई और इनकम टैक्स, एक एजेंसी स्टेट विजिलेंस एसीबी हरियाणा की है, तो 3 केंद्रीय एजेंसी, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। छोटी मछलियां, बैंक कर्मचारी और हरियाणा सरकार के कर्मचारी तो ट्रैप हो गए हैं, उनको गिरफ्त में लिया गया। लेकिन अब मामला ये लग रहा है कि आईएएस ही नहीं, आईएएस से भी आगे कुछ सफेद पोश भी उनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। बड़ी छत्र छाया के बिना इतना बड़ा घोटाला हो भी नहीं सकता। लेकिन महेश, देखिए, आप खुद जमीन पर लगातार जाते हैं, जनता से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं। ये वो राज्य है जहां किसान की फसल बर्बाद हो जाए, वो इंतजार कर रहा है कि उसे मुआवजा मिले। छोटा व्यापारी भी टैक्स भर रहा है, और वही जनता का पैसा जो टैक्स के रूप में सरकार के पास आता है, इस तरह से गबन हो जाता है। क्या ये जो लूपहोल है, इस लूपहोल को ही छत्रछाया या हथियार बनाकर सफेद पोश भी इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आसान नहीं है, एक दिन का काम नहीं है ये घोटाला हो जाना। देखिए, सफ़ेद पोश है कि नहीं है ये तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन ये तो मानकर चलिए कि आईएएस रैंक के अधिकारी तो इसमें शामिल थे, क्योंकि जब इतने बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे थे तो आईएएस अधिकारी की जानकारी के बिना, उनके सहमति के बिना, उनके अनुमोदन के बिना इस तरह की चीज़ें संभव नहीं हो सकती। और आईएएस कोई माना जाता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्रेन उनके पास है, तो किसी भी काम में चूक नहीं होगी, और यही उनकी जिम्मेदारी है। जिन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई थी, उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। अब वो भ्रष्टाचार में शामिल थे कि नहीं थे, कितना पैसा इस भ्रष्टाचार का हिस्सा उन्हें मिला कि नहीं मिला, या आंख मूंद कर अपनी जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, तमाम इन सवालों के जवाब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएंगे। लेकिन एक चीज़ की तारीफ ज़रूर मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, हालांकि सियासी ये भाषा लगेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कि पीछे आप
एक दशक पीछे चले जाइए कि कोई ऐसा घोटाला आपको याद है कि जो विपक्ष ने उठाया हो। ज्यादातर जो घोटाले हैं वो सत्ता पक्ष ने ही उजागर किए हैं। धान घोटाले, शराब घोटाले को अगर छोड़ दें, जो कि उस वक्त गठबंधन की सरकार थी और दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल थे, ज्यादातर जो भ्रष्टाचार के मामले या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कैश पकड़े जाने के जो मामले हैं वो सरकार ने खुद ही उजागर किए हैं। या तो सरकार के मंत्री ने उसका अनुमोदन किया या सरकार उस फैसले के पीछे थी। इस फैसले को भी किसी कांग्रेस पार्टी के किसी नेता ने, किसी कार्यकर्ता ने या विपक्षी दल की तरफ से इसका खुलासा नहीं किया गया। इसका खुलासा खुद सरकार की तरफ से किया गया है। चाहे वर्क स्लिप मामले की बात की जाए, वो भी अनिल विज की तरफ से उसका खुलासा किया गया। तो कम से कम सरकार की नीयत पर तो यहाँ सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। सरकार चाहती है कि जो गुनहगार है वो सलाखों के पीछे जाए और शायद यही वजह कि तुरंत एक्शन इस मामले में देखने को मिला। 24 घंटों के भीतर जो गबन का पैसा था, जो बैंक के कर्मचारियों, अधिकारियों ने और जो नगर निगम या कहें कि सरकार के अहदेदारों ने, आईएएस अधिकारियों ने मिलीभगत कर लूटने का काम किया था, वो 24 घंटों के भीतर सरकार के खजाने में वापस आया। अब जो गुनहगार है वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और आईएएस रैंक के अधिकारी, हम लगातार इसी कार्यक्रम में ये सवाल उठा रहे थे कि कर्मचारियों को पकड़ने से क्या होगा, बैंक मैनेजर को पकड़ने से क्या होगा, जो असल गुनहगार है वो अब तक बचे क्यों हैं। असल गुनहगारों तक मुझे लगता है कि उनके गिरेबान तक अब सरकार की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पहुंच रही हैं। एसीबी ने भी अच्छा काम किया इस मामले को लेकर, तुरंत एक्शन, तुरंत कार्रवाई देखने को मिली है, गिरफ्तारियां देखने को मिली हैं। और इसके कैनवास को बड़ा करने के लिए, इस इन्वेस्टिगेशन के जांच के दायरे को बड़ा करने के लिए यहाँ इनकम टैक्स को भी शामिल किया गया, ईडी को भी शामिल किया गया। इसके अलावा आर्थिक अपराध शाखा जो कि सीबीआई की है, उसे भी इसमें शामिल कर लिया गया। ये मानकर चलिए कि अब इसका जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अब किसी का भी बच निकलना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल एजेंसीज अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा चुकी हैं और किसी भी फैक्ट को छिपाना, उसे हाइड आउट करना या उसे रिमूव कर देना शायद अब इन्वेस्टिगेशन में संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मानकर चलिए कि कितनी भी बड़े से बड़ी मछली हो वो जाल में आएगी ज़रूर। और आईएएस रैंक के अधिकारियों तक, उनके गिरेबान तक जब आँच पहुँच चुकी है, तो फिर ये भी मानिए कि उनसे ऊपर भी अगर कोई है तो उसके नाम का खुलासा भी होगा ही। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी साहब, जो बात महेश कह रहे हैं कि बड़ी मछली जाल में आएगी, और ये आना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तो सबसे मजबूत स्तंभ है इस लोकतंत्र का, कि जो भी प्रशासनिक काम होता है विश्वास के साथ होता है। जनता शायद सफ़ेद पोशों से भी ज़्यादा अगर विश्वास करती है किसी पर तो ब्यूरोक्रेसी पर करती है। जब 2 आईएएस अधिकारी इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जांच के घेरे में आ रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये जरूरी भी है। देखिए, जो बैंक घोटाले में बैंक कर्मचारी पकड़े गए हैं, उन्होंने अपनी पूछताछ में आईएएस अधिकारियों के नाम लिए हैं, तो उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। भाई, उन्होंने आईएएस अधिकारियों को लाभ पहुंचाया, उसके बदले में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, तो उसके आधार पर जब ठोस प्रमाण हाथ लगे हैं तो उसके कारण ही आईएएस अधिकारियों को जो है लपेटे में लिया जा रहा है। अभी तक विस्तृत रूप से तो सरकार की तरफ से कोई बयान आया नहीं है। सरकार ने निलंबन किया है, निलंबन के बाद कोई इसका कारण नहीं बताया गया। ये अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका निलंबन उस कड़ी से जुड़ा हुआ है। तो अभी तक तो अनुमान है, सरकार ने कोई स्पष्ट नहीं किया। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि जो लोग इसमें पकड़े गए हैं उनकी पूछताछ में उन्होंने इन अधिकारियों के नाम भी हैं, और भी 6 आईएएस अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। इससे आईएएस और आईपीएस के बीच में जो पहले भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विवाद चला आ रहा था, ये तो उससे अलग है। अब तो इसमें आईएएस अधिकारी लिप्त हैं, इसमें तो आईपीएस है नहीं। तो पहले जितने भी विवाद होते रहे थे वो आईएएस और आईपीएस विवाद की कड़ी माने जाते थे, लेकिन इसमें तो आईएएस अधिकारियों की भूमिका है। तो इसलिए अब जो है सरकार पर जो कार्य प्रणाली है उस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। देखिए, विपक्ष इतना जो मुद्दे गंभीरता के साथ उठाने का दावा करता है, तो ये बात ठीक है कि ये सब जो मुद्दे पकड़े गए हैं सरकार के स्तर पर पकड़े गए हैं, सरकार अपने स्तर पर जांच कर रही है, पैसा तुरंत वापस भी आ गया है। लेकिन इसके साथ साथ कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठता है, कहां कहां ऐसे छेद हैं जिससे लोग उसका लाभ उठाते हैं, और कोई जो ऑडिट व्यवस्था है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। भाई, जो ऑडिट के लोग थे वो भी इसमें शामिल थे। भाई, सरकारी पैसे का कैसे जो है नकली जो डेबिट जो वोचर डाल के पैसा निकाल लिया गया, चेक से जो बैंक ने जो 2.5 करोड़ का चेक था उसको 25 करोड़ के रूप में कैसे पास कर दिया, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। भाई, उसमें तो लिखा गया 2.5 करोड़ और उसको 25 करोड़ लिख के दूसरा करके उसको पास कर दिएगा। शब्दों और अंकों में अंतर है,
एक शब्द में वहां जो है अंकों में लिखा है 2.5 करोड़ और उसको आपने जो है 25 करोड़ में पास कर दिया। तो ये भी, क्योंकि बैंक के अधिकारियों की तो लिपिकता है ही है, लेकिन बड़े अधिकारियों की शय के बिना ऐसा संभव हो नहीं सकता। जो जहां तक राजनीतिक दबाव है, राजनीतिक दबाव से हटकर ही सरकार इस मामले की तह तक जाएगी। राज्य की जनता जानना चाहती है ये सब घोटाला क्यों हुआ। ये जो देश के इतिहास में सबसे बड़ा ऐसा घोटाला हुआ है सरकार के पैसे का, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो हरियाणा की छवि पर भी प्रश्न चिन्ह है और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये दूध का दूध और पानी का पानी होगा कैसे देवेंद्र, इसको लेकर भी सवाल है कि ठीक है सीबीआई की एंट्री हो गई है, बैंक घोटाले की जांच हो रही है, लेकिन ये सारे लूप होल जनता के सामने लेकर कैसे आए जाएंगे? देखिए रंजना, इस मामले में मेरा एक सवाल ये भी है, हर मंत्री, जो भी मंत्री विभाग का है, मंत्री अपने अधिकारियों से, आईएएस से भी, क्योंकि मंत्री सबसे बड़े जनप्रतिनिधि है, मंत्री हिसाब किताब रखता है, पूछता है। और मुख्यमंत्री भी, हमारे को पता है, पिछले मुख्यमंत्री भी, ये मुख्यमंत्री भी हर विभाग की समीक्षा करते हैं। हम खबरें चलाते हैं कि मुख्यमंत्री ने आज इस विभाग की समीक्षा की, आज इसकी की। पिछले मुख्यमंत्री करते थे, ये भी कर रहे थे। और मंत्री भी पूछताछ तो करते हैं अपना विभाग की, उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनको चार्ज दिए गए, मंत्रालय दिए गए, तो उनकी भी, इसका मतलब मंत्री लेवल पे, मुख्यमंत्री लेवल पे ये चीजें सामने नहीं आई। जो कर रहे थे आईएएस कर रहे थे। आपको बता दूं रंजना, कुल 800 करोड़ का घोटाला, ये अब सामने आंकड़े जो बता रहे हैं 800 करोड़ तक हो गया। पहले 590 और 160 था, 750 करोड़ बनता है, लेकिन 800 करोड़ तक ये राशि बढ़ रही है, 800 करोड़ तक हो गया। मेरा सवाल है कि मुख्यमंत्री और मंत्री अपने विभागों की समीक्षा करते हैं, क्या आईएएस ने उनको अपने विश्वास में नहीं लिया कि इतने बड़ा फैसला आप कदम उठा रहे हो? मंत्री भी मेरे को लगता है जो विभाग को देखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, ऊपर मुख्यमंत्री समीक्षा करते हैं। दूसरी बात आपको ये बताता हूं मैं, अब ये जो है ना, अभी तक बैंक कर्मचारी और छोटे कर्मचारी थे, लेकिन अब जैसे जैसे परतें खुल रही हैं और जितनी बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व हो रही हैं, मैं ये बीजेपी सरकार की प्रशंसा करनी चाहिए कि जहां भी घोटाले की बू आती है, आरोप लगता है, सरकार जांच करवाती है, आ गया सामने। लेकिन सरकार का भरोसा अब तब जागेगा, सरकार की नीयत पे तब कोई शक नहीं होगा। अब जो लोग कसूरवार हैं, जो जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, चाहे कोई कितना बड़ा है, आप कहते तो, लेकिन इस बार करके दिखाओ, लगेगा सरकार का दामन साफ है, सरकार की मंशा साफ है। क्योंकि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री, भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात होती है। अब चूंकि बड़ी बड़ी एजेंसियां आ गई हैं, परतें खुल रही हैं, अब सारी चीज सामने आ जाए, भले ही वो सफेद पोश हो, तो उससे सरकार की छवि अच्छी लगेगी, सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और श्रेय मुख्यमंत्री को भी मिलेगा। चलिए फाइनल कमेंट महेश दे दीजिए बहुत संक्षेप में। महेश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है संपर्क हमारा, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क हमारा टूट गया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर घोटाले पर घोटाले जो सामने आ रहे हैं, दायरा भी बढ़ता जा रहा है, राशि भी बढ़ गई है, अब बड़ी मछलियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। और कुल मिलाकर ये जरूरी इसलिए भी है ताकि विश्वास बहाली भी हो और सरकार की मंशा पर सवालिया निशान भी खड़े ना हो।